हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आर री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से जो प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व करेंगे DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो टेस्ट सीरीज DIS में चल रहा है उसके अंतर्गत पहला टेस्ट हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत GS वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा। ये आपका फुल टेस्ट है जिसमें आपको जो सामान्य अध्ययन प्लस हिंदी दोनों देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें करंट अफेयर भी जुलाई से लेकर के अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर भी इंक्लूड है। तो इसके साथ साथ जो आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन है वो भी तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो जैसा भी लगे अपना फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। अगर अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी, ठीक है। और अपने फीडबैक में जरूर बताया करें कि और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं या फिर से अन्य जो कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, जो आपके मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी यह जो अभी तक 2 टेस्ट आए हैं इसके, और वह दोनों टेस्ट पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराए जा चुके हैं ऑलरेडी। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उन्हें यह टेस्ट मिल गया होगा। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और बाकी इस वीडियो में हम लोग GS और देखेंगे। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना ही हुआ तो उसी में हिंदी वाले सेक्शन को भी कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं तो हिंदी के लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग जो आपके GS वाला सेक्शन है उसे देखेंगे। और यह जो टेस्ट सीरीज आपका DIS द्वारा पब्लिश किया गया पहला टेस्ट सीरीज है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, नहीं होगा तो सब्जेक्ट जैसे यूपी स्पेशल से रिलेटेड भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। उसका भी 1-2 टेस्ट करा दिया जाएगा, जिससे कि यूपी स्पेशल से जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप लोग आराम से कर ले, ठीक। बाकी इसमें देखिए आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ धार्मिक शिक्षक दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो संस्थान है वो कहाँ से संबंधित है उसे आपको बताना है। बात करें अगर हम रामानुजाचार्य का जो संबंध है यह तमिलनाडु से था, तमिलनाडु से। ज्ञानदेव का संबंध था महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का जो संबंध है ज्ञानदेव का इनके यहाँ से संबंध था। लाल शाहबाज कलंदर का जो संबंध है यह सिंध से संबंधित थे, ठीक है। और बसवन्ना यह कर्नाटक के थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था? सर जॉन लॉरेंस और सीली, जेम्स आउटरम और W टेलर, LR रीज या फिर रॉबर्ट ऊपलैंड। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जेम्स आउटरम और W टेलर ने कहा था कि 1857 का विद्रोह हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठजोड़ है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, पवनार आश्रम या फिर वर्धा आश्रम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पवनार आश्रम से महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी और इसकी जो सत्याग्रह है मतलब शुरुआत की गई थी 1940 में की गई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1940 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके 2 सत्याग्रही, ठीक है। पहले जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे, ठीक है। और दूसरे जो सत्याग्रही थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पवनार आश्रम से महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 1940 में। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने रामशुंड अर्थात राम की सेना का गठन किया था? कोया विद्रोह, रंपा विद्रोह, होंड विद्रोह या फिर बस्तर का विद्रोह। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोया विद्रोह। कोया विद्रोह के समय आंदोलनकारियों द्वारा रामशुंड या राम की सेना का गठन किया गया था, ठीक है। और कोया विद्रोह की बात अगर हम करें तो यह जो है राजा अनंत सैया द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और यह अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला एक दीर्घावधि मतलब लंबे समय तक चलने वाला एक विद्रोह था, ठीक। और इसी में रामशुंड अर्थात राम की सेना का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गोरक्षा आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज या फिर प्रार्थना समाज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज से संबंधित है गोरक्षा आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। 1815 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज आंदोलन की स्थापना की गई थी, जिसमें एक सेकंड
आर्य समाज आंदोलन की स्थापना 1815 या 1875 में किया गया था ना, ये गलत दिया है, ठीक है। 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसी के माध्यम से या इसी के द्वारा गोरक्षा आंदोलन की शुरुआत की गई थी या फिर गोरक्षा आंदोलन चलाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ संस्थाएं दी गई और संस्थापक दिया गया है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना, जिसे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। भारतीय महिला सभा की स्थापना वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, भारतीय महिला सभा की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। और भारत स्त्री मंडल या भारत स्त्री जो मंडल है इसका गठन सरला देवी चौधरानी ने किया था, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 2-1-4-3 भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, भारतीय महिला संघ एनी बेसेंट और भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है? कुछ पत्र पत्रिकाएं और संपादक दिया गया है। 10 रोजा समाचार पत्र का संपादक गुलाम हुसैन थे। स्वराज्य का संपादन टी प्रकाशन द्वारा किया जाता था। न्यू इंडिया का संपादन एनी बेसेंट और यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 रेजा का संपादन गुलाम हुसैन द्वारा नहीं किया जाता था, ठीक है। 10 रेजा का संपादन की अगर हम बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा इसका संपादन किया जाता था, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खां द्वारा इसका संपादन, अब्दुल गफ्फार खान ने इसका संपादन किया था, ठीक। 10 रेजा का तो सही आंसर इसका हो जाएगा, यही गलत है। बाकी स्वराज का संपादन टीम प्रकाशम ने किया था, ठीक है। और न्यू इंडिया का एनी बेसेंट ने, यंग इंडिया का महात्मा गांधी ने। ऑप्शन है इसका सही है। 10 रेजा का संपादन किया गया था अब्दुल गफ्फार खां द्वारा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ आयोग दिया गया और उसके गवर्नर जनरल दिए गए हैं, इसे आपको सम्मिलित करना है। रैले आयोग का गठन किसके समय में किया गया था? रैले आयोग का गठन किया गया था कर्जन के समय में। सैडलर आयोग का जो गठन हुआ था वह सैडलर आयोग का गठन लॉर्ड चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। इंचपैक आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड रीडिंग के समय में। और लिंडसे आयोग का गठन इरविन के समय में किया गया था, ठीक है। रैले आयोग का गठन कर्जन के समय में, सैडलर आयोग का गठन चेम्सफोर्ड के समय में, इंचपैक या इंचकैप आयोग का गठन रीडिंग के समय में और लिंडसे आयोग का गठन इरविन के समय में किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर 1 4 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 4 2 3 ऑप्शन डी सही है। ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई, बेलगांव, मद्रास या फिर सतारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलगांव में। महात्मा गांधी कह रहे हैं इनके द्वारा, तो बेलगांव में अध्यक्षता की गई थी ना कांग्रेस की। कब की गई थी? 1924 ईस्वी में, ठीक, 1924 में, ठीक। किसके द्वारा? MG गांधी, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। बाकी बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना भी बेलगाम में ही की गई थी, ठीक है। और इनके द्वारा यह कब किया गया था होम रूल लीग का? 1916, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1916, ये भी याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेलगांव। 11 सिरों वाला बोधिसत्व कहाँ स्थापित किया गया है? 11 सिरों वाले बोधिसत्व की स्थापना कहाँ की गई? बाघ की गुफा में, कन्हेरी गुफा में, अजंता या फिर एलोरा की गुफा में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कन्हेरी की गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की स्थापना की गई है, ठीक है। 11 सिरों वाले बोधिसत्व की स्थापना कन्हेरी की गुफा में की गई है। और यह गुफा भारत के सबसे बड़े बौद्ध स्थलों में से एक है, जिसके समय की अगर हम बात करें तो 1 ईसा पूर्व में इसका निर्माण कराया गया था। 1 ईसा पूर्व में लगभग इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, कन्हेरी की गुफा। एकमात्र महिला अलवार संत अंडाला यह किसकी पुत्र थी? संत पूडम की, संत पेय की, संत पेरिय की या फिर संत तिरुमलीसाई की। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? अंडाला जो है, जो एकमात्र महिला अलवार संत हैं, वह किसकी पुत्री थी? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, संत पेरिय की पुत्री थी। और अलवार की अगर हम बात करें, इसे जो अगर हम बात करें तो जो संप्रदाय है इनको 2 भागों में बांटा गया, अलवार और नैनार, अलवार और नैनार, ठीक है, अलवार और नैनार। और नैनार की अगर हम बात करें तो यह भगवान शिव की पूजा करते हैं, यह जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं। और अलवार संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संत पेरिय की पुत्री थी। अलवार संत की एकमात्र महिला जो
अंडाला हैं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना, कुछ पुस्तक दिए गए हैं और उसके लेखक दिए गए हैं। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक की रचना की गई थी अशोक मेहता द्वारा। रिबेलियन 1857 पुस्तक की रचना पीसी जोशी ने किया था, ठीक है। अवध इन रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना रुद्रांशु मुखर्जी ने अवध इन रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना की थी, रुद्रांशु मुखर्जी। और इंडियन म्यूटनी की रचना, इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 या इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 की रचना की गई थी जेबी मालसेन द्वारा, ठीक है, जीबी मालसेन द्वारा। इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 जीबी मालसेन। इसका जो सही आंसर है 2, 4, 3 एक ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? पंचेत पहाड़ी बांध है दामोदर नदी पर, तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है, मैथन बांध का निर्माण कोनार नदी पर और कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथन बांध का निर्माण अगर हम बात करें, ठीक है, मैथन बांध का जो निर्माण किया गया है यह बराकर नदी पर किया गया है, न कि कोनार बांध का, ठीक है, न कि कोनार नदी पर। मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया, ठीक है, बराकर नदी पर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएगा। पंचेत बांध का निर्माण दामोदर नदी पर, तिलैया बांध का निर्माण बराकर और कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है, ठीक है। बाकी मैथन बांध का निर्माण भी बराकर नदी पर है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिए गए और राज्य दिया गया है। कोबाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आंध्र प्रदेश में, और बागड़ा चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है महाराष्ट्र में है, और माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में। इसका जो सही आंसर है वह 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? शांतताल, भीमताल, चंद्रताल या फिर नौकुचिया ताल। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कौन सा झील आपको बताना है जो उत्तराखंड में नहीं है? इसका देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चंद्रताल की बात करें तो चंद्रताल झील जो है यह कहाँ पे है? यह आपके हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल झील, ठीक है। बाकी शांतताल, भीमताल और नौकुचिया ताल यह तीनों उत्तराखंड में है, जबकि चंद्रताल है हिमाचल प्रदेश में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए तैयारी में जो भी इफेक्टिव जो मदद है वो किया जा सकता है वो कर पाएँ, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि और अच्छे कंटेंट के साथ और भी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मटेरियल है, वो प्रोवाइड किया जाए, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे और जो भी पॉसिबल है जहाँ तक हो सके उतनी मदद की जाए, ठीक है। तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है। अगर आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट पर डे जो है सारे प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप भी लाइक कर सकते हैं। और लाइक करने में ऐसा नहीं है कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो यह जो है एक मोरल इशू है, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जो उर्वरक संयंत्र है इसमें बताना है कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है। जगदीशपुर, बबराला, विजयपुर या फिर आंवला। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा उर्वरक संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विजयपुर उर्वरक संयंत्र या उत्तर प्रदेश में नहीं है। विजयपुर उर्वरक संयंत्र की हम बात करें तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है, यह है मध्य प्रदेश में। बाकी जगदीशपुर, बबराला और आंवला यह तीनों उर्वरक संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प इसमें से सही है? राजी जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है, बिरहोर झारखंड की महत्वपूर्ण जनजाति है, मूरिया छत्तीसगढ़ की जनजाति है और टोडा केरल की जनजाति है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि टोडा जनजाति जो है यह केरल की देसी जनजाति या फिर से मूल जनजाति नहीं है। टोडा जनजाति जो निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी, और अगर राज्य पूछे तो तमिलनाडु राज्य में निवास करती है, ठीक है। वैसे नीलगिरी पहाड़ी पर, लेकिन अगर राज्य पूछ ले तो याद रखिएगा तमिलनाडु में यह निवास करती है, यह केरल की जनजाति नहीं है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत हो जाएगा। चौथा इसका गलत है। बाकी इंग्लिश वाला सेक्शन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। कुछ घाटी और अवस्थिति दिया गया है। जीरो घाटी कहाँ पे है? कुछ घाटी और इसकी अवस्थिति दी गई है। जीरो घाटी की अगर हम बात करें, जीरो घाटी है आपकी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में जीरो घाटी है।
केसकाल घाटी है छत्तीसगढ़ राज्य में। कंबम घाटी आपके तमिलनाडु में है और अराकू घाटी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, केसकाल घाटी छत्तीसगढ़ में, कंबम घाटी तमिलनाडु में और अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। 4 3 2 1 ऑप्शन है इसका सही है, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन हेमनद द्वारा निर्मित आकृति नहीं है? कौन हेमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? बर्गस रुंड, कोल, नुनाटक या फिर स्पीट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्पीट। स्पीट जो है यह हेमनदों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। स्पीट सागरीय जल द्वारा निर्मित भू आकृति है, ठीक है। जो स्पीट है इसका निर्माण सागरीय भूजल द्वारा होता है। बाकी आपका बर्गस रुंड, कोल और नुनाटक, इन तीनों स्थलाकृतियों का निर्माण हिमनदों के द्वारा होता है, ठीक है। हिमनदों द्वारा होता है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ स्थानीय पवन और क्षेत्र दिया गया है। ब्रिक फील्डर को अर्जेंटीना में जो स्थानीय पवन है उसको ब्रिक फील्डर कहा जाता है। सूडान में इसे कहा जाता है हबूब, और उत्तरी अमेरिका में इसे ब्लैक रोलर कहा जाता है, और दक्षिणी स्पेन में इसे लेवेंटर कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है ये बताना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा ब्रिक फील्डर की। अगर हम बात करें ब्रिक फील्डर पवन जो चलती है या फिर इसे स्थानीय नाम जो है ऑस्ट्रेलिया में, इसे जो स्थानीय पवन है इसे ब्रिक फील्डर के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे ब्रिक फील्डर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर स्थित है? ओजोस डेल सलाडो, कोटोपैक्सी, लास्कर और संगे। कौन इसमें से ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर स्थित है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर हैं, ये सभी ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर हैं, याद रखिएगा। ओजोस डेल सलाडो, कोटोपैक्सी, लास्कर और संगे, यह सभी ज्वालामुखियाँ एंडीज पर्वत पर है। और एंडीज पर्वत कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? जाम्बेजी नदी गिनी की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। पोटोमैक नदी चेसापीक की खाड़ी में, पो नदी काला सागर में अपना जल पर गिराती है, और जारे नदी मोजाम्बिक चैनल में अपना जल गिराती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटोमैक नदी अपना मुहाना बनाती है चेसापीक की खाड़ी में। पोटोमैक नदी चेसापीक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। जाम्बेजी नदी की अगर हम बात करें, जाम्बेजी नदी अपना जल प्रवाहित करती है मोजाम्बिक चैनल में। यह मोजाम्बिक चैनल में अपना जल प्रवाहित करती है, मोजाम्बिक चैनल में, ठीक। पो नदी की बात करें, पो नदी अपना जल एड्रियाटिक सागर में गिराती है। पो नदी अपना जल जो है एड्रियाटिक सागर में गिराती है। और जो आपकी जायरे नदी की बात करें, जायरे नदी अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। अटलांटिक महासागर में, ठीक। जाम्बेजी नदी मोजाम्बिक चैनल में अपना जल प्रवाहित करती है। पोटोमैक नदी चेसापीक की खाड़ी में, पो नदी एड्रियाटिक सागर में, और जायरे नदी अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित कराती है। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी पोटोमैक नदी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना। कुछ पर्वत दिया गया, उनकी अवस्थिति दिया गया है। मैकेंजी पर्वत कहाँ पे है? मैकेंजी पर्वत है कनाडा में, मैकेंजी पर्वत कनाडा में है। एलब्रूज पर्वत ये है ईरान में। मैकिनले पर्वत अमेरिका में है, और एलब्रूस पर्वत रूस में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 1 2 3 4 1 2। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन कई जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आ चुके हैं, ठीक है। एलब्रूज और एलब्रूस, ठीक है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। एलब्रूज पर्वत जो है यह ईरान में है, और एलब्रूस पर्वत है रूस में, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 3 4 1 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पेट्रोलियम क्षेत्र और देश दिया गया है। बर्गन है कुवैत में, एवरडीन स्कॉटलैंड में है, मोसूल इराक में, और गच्छ सारन है सऊदी अरब में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। गच्छ सारन जो पेट्रोलियम क्षेत्र है यह सऊदी अरब में नहीं है। गच्छ सारन पेट्रोलियम क्षेत्र यह आपके ईरान में है, यह ईरान में। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है हम किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो क्वेश्चंस फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें हम याद ना करके अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और विभिन्न प्रैक्टिस सेट में यह रिपीट होते रहते हैं, तो यह हमें धीरे धीरे याद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ही देखिए, अब तक हम लोगों ने 24 क्वेश्चन अब तक हम किए हैं, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हम वो क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करें, ठीक। गच्छ सारन जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वो आपके ईरान में है, बाकी बर्गन है कुवैत में, एवरडीन स्कॉटलैंड में, और मोसूल इराक में है। इसका डी हो जाएगा। कैनेडियन शील्ड के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कैनेडियन शील्ड के नाम से जो पठार है
जिसे जाना जाता है? किस पठार को कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? ओजार्क पठार, एडवर्ड पठार, कम्बरलैंड पठार या फिर लॉरेंटियन पठार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉरेंटियन, जिसे लॉरेंसियन पठार भी कहा जाता है। इसे कैनेडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निदेशक तत्वों की मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया था? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 बी? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2 और 3। अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 43 है और एक अनुच्छेद जोड़ा गया था अनुच्छेद 48 है। ठीक है, इन तीनों अनुच्छेदों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, याद रखेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 द्वारा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी अनुच्छेद 43 भी, इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और अगर हम बताएं तो 90 से लेकर के 100 के बीच में है जिस संविधान संशोधन द्वारा जिसे जोड़ा गया था। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। गैर संसद सदस्य मात्र 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकते हैं, या किस वाद में अभी निर्धारित किया गया था? किस वाद में बताया गया था कि जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं वह प्रधानमंत्री, मंत्री या फिर किसी भी सदन के मंत्री या सदस्य हो सकते हैं केवल 6 महीने पर? यह निर्णय किस वाद में दिया गया था? एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा वाद, मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ, एच चंद्र कुमार बनाम भारत संघ या फिर मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा। एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि कोई सदस्य या फिर कोई व्यक्ति जो सांसद है अर्थात वह सदस्य नहीं है, मतलब उसको जो है किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है, वह अधिकतम 6 महीने तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री नियुक्त हो सकता है। उसके भीतर अर्थात 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो 6 महीने के बाद उसका जो पद है वह क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का जो प्रारंभ है कब से माना जाता है? शून्यकाल का प्रारंभ 1954, 60, 1962 या फिर 1964? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1962 से संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और शून्यकाल की हम बात करें, प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल 1 घंटे का होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और 1962 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, आंतरिक प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, और अल्प सूचना के प्रश्न का उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक नहीं बल्कि लिखित रूप में दिया जाता है। ठीक है, लिखित रूप में इसका जो उत्तर है वह लिखित रूप में दिया जाता है। ठीक, तो जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी, अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। बाकी अल्प सूचना का प्रश्न या इसका जो उत्तर है मौखिक रूप से दिया जाता है, और 10 दिन पूर्व सूचना देकर के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मतलब प्रश्न पूछने से पहले 10 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा जो शपथ ग्रहण किया जाता है इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है, और अनुच्छेद 201 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सही आंसर डी हो जाएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो दी गई है इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है बताना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राज्यपाल तय करता है, और संविधान में वर्णित उपबंधों के अधीन वह उन्हें चयन करता है, मतलब च्यूज अर्थात हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य इनका जो कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता, अर्थात दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं होते। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए, राज्यपाल की अगर हम बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित उपबंधों के तहत ही हटा सकता है। ठीक है, बाकी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उसका जो अधिकार है, उसको जो शक्ति प्राप्त है
केवल इनकी नियुक्ति करने तक है। इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। वो भी संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से ही राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्यों को हटा सकता है। ठीक, बाकी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं हो सकते अर्थात दूसरे कार्यकाल के लिए। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे देखिए अध्यक्ष है, अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तो इनको केंद्रीय लोक सेवा या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक, मतलब पुनः उसी पद पर इन्हें नहीं नियुक्त किया जा सकता है जिस पद पर यह कार्य कर चुके हैं। इसके ऊपर के अगर कोई पद है तो उस पर इन्हें नियुक्त किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है तो इसके पद मुक्ति के बाद इसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अगर सदस्य है तो इसे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, बाकी पहला गलत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन होती है? हृदय की, गर्भाशय की, जांघ की या फिर चमड़े की? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत जो मांसपेशी है वो जबड़े की पेशी है। ठीक है, जबड़े की पेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक, मादा शरीर में अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? मानव शरीर में या मादा शरीर में अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कूप उत्तेजक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या फिर एरिथ्रोपोइटिन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह मादा शरीर में ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, कुछ विटामिन दिया गया और उसकी कमी से होने वाला रोग दिया गया। कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्सीफेरॉल की कमी से जो रोग होता है वह है ऑस्टियोमैलेशिया, कैल्सीफेरॉल की कमी से। रेटिनॉल की कमी से जो रोग होता है वह है आपका कैरेटोमैसेसिया रेटिनॉल की कमी से होता है। राइबोफ्लोविन की कमी से किलोसिस रोग होता है, किलोसिस। और नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3, 2, 4, एक ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। ठीक है, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़ा व्यक्ति का भार क्या होगा? नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति के भार पर व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है, व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर या फिर फोनोग्राफ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। पानी में नमक मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? पानी में अगर नमक मिला दिया जाए तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। सही आंसर इसका सी है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से संबंधित विकार है? निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से संबंधित विकार है? पीका डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा? यह भोजन जो आप ग्रहण करने से संबंधित विकार क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलिमिया, जिसमें इंसान यह महसूस नहीं कर पाता है, उसे यह पता नहीं चलता है कि कब उसे भोजन करना बंद कर देना है। ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल हम लोगों का क्या है कि भोजन कर रहे हैं तो एक समय के बाद हमें ये होता है कि हाँ अब हमारा भोजन कंप्लीट हो गया है, अब हम जो है मतलब हमारा भोजन पूर्ण हो चुका है और हमें खाना खाने की ज़रूरत या भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर बुलिमिया से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे यह महसूस नहीं होता है कि वह भोजन करना कब बंद कर दे, कब उसका पेट भर चुका है। ठीक है, भोजन करने के बाद भले जो है वॉमिटिंग वगैरह या फिर अन्य किसी माध्यम से जो खाया अंदर गया है वो सब बाहर कर दे, लेकिन उस समय उसे यह आभास नहीं होता है कि यह भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो जो रोग है वो बुलिमिया नर्वोसा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असंवैधानिक सर्वोच्च परिषद है। रघुराम राजन समिति ने सबसे पहले इसके गठन का प्रस्ताव दिया था। इसकी स्थापना 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी और इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है वह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है ना, कि आरबीआई के गवर्नर द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 24-25 के बारे में देखिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बजट जो 24-25 है, इसमें बताना है केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो लगाया गया था वो कितना था।
ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो लगाया गया था यह 5% था। निगम कर लगाया गया था 17%, 17% निगम कर लगाया गया था। आयकर जो है यह था आपका 19% और GST 18%। इसका जो सही आंसर है वह 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योगों को हुए अप्रत्याशित लाभ वृद्धि पर आरोपित उच्च कर की दर है। भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रत्येक 2 सप्ताह पर संशोधित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प विंडफॉल टैक्स के बारे में सही हैं, दोनों विकल्प। विश्व वन्यजीव अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के बारे में बताइए। जो जंतु या पादप हैं इसमें जो इनका तस्करी होता है, अवैध रूप से तस्करी जो की जाती है, इसमें किसका कितना प्रतिशत तस्करी होता है इसे सम्मिलित करना है। ठीक है। देखिए हाथी दांत की जो तस्करी होती है यह 15% हाथी दांत की तस्करी होती है। पैंगोलिन सल्क जो उसके ऊपर के जो शल्क होते हैं, जो चमड़ी वगैरह होती है, इसकी जो तस्करी की जाती है 28% की जाती है। शीशम की तस्करी होती है 35% और गैंडे की सींग की तस्करी होती है 29%। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। ठीक है। प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। सभी प्रजातियों का जो निकेत है वो अलग अलग होता है। ठीक है। सभी प्रजातियों का निकेत अलग अलग होता है। जैसे शेर है, शेर का निकेत अलग होगा और उसके निकेत में उसकी सभी जो दैनिक भौतिक क्रियाएं हैं वो वहीं पे संपन्न होगी। ठीक है। जहाँ पे वो रहता है, कहाँ निवास करता है, अपना जो है कह सकते हैं कि भोजन से संबंधित जो सब खाद्य वस्तुएं, अपने प्रजनन वगैरह कहाँ करता है। ठीक है। मतलब बाकी जो सभी उसकी दैनिक क्रियाएं हैं सारी जो हैं वो उसके निकेत में ही संपन्न होती हैं और सभी जीव जंतुओं का जो निकेत है वो अलग अलग होता है। ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। आर एक ही सही व्याख्या करता है। कवक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। इसकी कोशिका जो कवक है इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये बात गलत है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। यह जो है अपने भोजन के लिए अन्य जंतुओं, अन्य जीवों, पौधों, पादपों पे निर्भर होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था, तो ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ मैग्नीज उत्पादक और स्थिति दी गई है। बुनाई कहाँ पे है? बुनाई की अगर हम बात करें यह कहाँ पे है? देखिए बुनाई क्षेत्र जो है यह आपके उड़ीसा में है। बुनाई क्षेत्र उड़ीसा में है। और उड़ीसा में और कौन कौन मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं? उड़ीसा में और है आपका केंदुझार है, बुनाई है, गंगापुर, कालाहांडी और भूतरा, ये सभी जो हैं मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं और यह सभी उड़ीसा में हैं। ठीक है। दूसरा आपका जमरपानी, जमरपानी है मध्य प्रदेश में, जमरपानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। जमरपानी जो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है ये आपके मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में और कौन कौन से क्षेत्र हैं? टिरोड़ी है और पूर्णिया, यह तीनों जो है मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। सुंदर पहाड़ी की बात करें, सुंदर पहाड़ी जो है यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, सुंदर पहाड़ी। और उसके बाद है आपका राधानंदपुर, राधानंदपुर है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में अन्य जो स्थल हैं वो आपके पेरापी है, देवादा है, कोदूर है और धरभम है, धरभम। ठीक है। ये सभी आंध्र प्रदेश में है। इसका जो सही आंसर है 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? उष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें या फिर भारी धातु लवण? कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें यह प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ओला का संबंध समांतर निम्नलिखित में से किस बादल से है? कपासी वर्षा, पछाव, अस्तरी या फिर कपासी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, कपासी वर्षा के माध्यम से ही ओला का निर्माण होता है। ठीक है। ओला का जो निर्माण होता है कपासी वर्षा बादलों से होता है। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? अलबामा औद्योगिक प्रदेश अमेरिका में है, रूर बेसिन है जर्मनी में, कैंटन है जापान में और दक्षिण ट्रांसवाल है साउथ अफ्रीका में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंटन जो है यह चाइना में है, न कि जापान में। सही आंसर इसका सी है, ऑप्शन सी, कैंटन चाइना में है। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा एड्स रोग होता है, यह क्या है? यह रिट्रो वायरस है, लेंटे वायरस है, अरबो वायरस है या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए एड्स विषाणु की अगर हम बात करें यह जो है एक रिट्रो वायरस है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। HIV एड्स एक रिट्रो वायरस द्वारा फैलता है। सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। एड्स का जो वायरस है HIV यह एक रिट्रो वायरस है। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद पर वर्णन देता है।
यह भाग 4 अध्यायों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं? अध्याय 1 में वित्त का उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 में ऋण लेने देने की उल्लेख की गई है। अध्याय 3 यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। और अध्याय 4 संपत्ति के अधिकार का उल्लेख करता है। कौन इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अध्याय 3 की अगर हम बात करें, अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद का उल्लेख किया गया है। बाकी अध्याय 4 में संपत्ति के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर इसका सी है। ठीक, ऑप्शन सी। राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है? रेडियोधर्मी आइसोटोप का उत्पादन, गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगाना, दुर्लभ पौधों का संरक्षण करना, रेडियोधर्मी प्रदूषण से भूजल को सुरक्षित करना। कौन जो है राइजोटोप परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइजोटोप परियोजना का मुख्य उद्देश्य है गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगाना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइजोटोप। ऑप्शन बी इसका सही है। डार्क ऑक्सीजन, और यह किस क्षेत्र से संबंधित है राइजोटोप परियोजना? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह परियोजना जो है दक्षिण अफ्रीका का यह परियोजना याद रखिएगा। अफ्रीका में गैंडे का जो अवैध अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में जो गैंडों का अवैध तस्करी है, अवैध मतलब इनको जो मारा जाता है इनके सींग के लिए, यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। और इसी को सुरक्षा या इन्हीं के संरक्षण के लिए राइजोटोप परियोजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन भी हो जाएगा। डार्क ऑक्सीजन किसे कहा जाता है? किसको डार्क ऑक्सीजन कहते हैं? सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाले ऑक्सीजन को कहा जाता है डार्क ऑक्सीजन। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका जो विचलन और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? सॉरी, सही है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है यह अधिक होता है। और इसका जो प्रकीर्णन है वो कम होता है। और बैगनी रंग की अगर हम बात करें, इसका जो तरंगदैर्घ्य है वह कम होता है और इसका जो प्रकीर्णन है वह अधिक होता है। ठीक है, और यही वजह है कि बैगनी कलर दूर से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि यह विक्षेपित हो जाता है। और लाल रंग दूर से दिखाई देता है क्योंकि यह विक्षेपित नहीं होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। और यही वजह है कि जो गहरे निशान लगाने के लिए या फिर जो खतरा वगैरह के निशान लगाने के लिए लाल रंग के कलर का उपयोग किया जाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मृग तृष्णा अर्थात जो मृग मरीचिका है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है तो उसे अपना प्रतिबिंब चौगुना चाल से पास आता प्रतीत होगा। कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। केवल दो विकल्प सही है, एक गलत है। ठीक है, देखिए, किसी व्यक्ति का जो पूरा प्रतिबिंब है वो देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। और समतल दर्पण में बना वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है, उसे जो अपना प्रतिबिंब पास आता दिखाई देता है वो चौगुनी चाल से नहीं बल्कि दोगुनी चाल से पास आता दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, और वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी धीरे धीरे बढ़ाई जाए अगर तो दर्पण से बने आभासी और सीधे प्रतिबिंब का जो आकार है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर दर्पण के पीछे ध्रुव से फोकस की दूरी जो है वो खिसकती रहती है। अवतल दर्पण की बात करें, बड़ी फोकस दूरी वाला जो अवतल दर्पण है यह दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मनुष्य के चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और बाकी गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में किरणों के अभिसारित कर दूर तक भेजने में उपयोग किया जाता है।
आँख, नाक, कान, गले और दांतों के डॉक्टरों द्वारा इसकी सहायता से अंगों का प्रत्यक्ष मतलब क्या किया जाता है, इनको जो है देखा जाता है, ठीक है, या उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। साबुन तथा अपमार्जक के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? दोनों ही जैव अपघटनी होते हैं, दोनों केवल मृदु जल में ही झाग बनाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, साबुन और अपमार्जक दोनों से कपड़े की धुलाई की जाती है, परंतु कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले होते हैं। कठोर जल जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले होते हैं। साबुन इससे संयोग करके सफ़ेदी और चिकना अवक्षेप बनाता है और इस कारण यह कठोर जल में धुलाई के उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, बाकी अपमार्जक की अगर हम बात करें, अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित इन आयनों से संयोग करके कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाता है और इसीलिए कठोर जल में धुलाई के लिए डिटर्जेंट को उपयुक्त माना जाता है, उनको वरीयता दी जाती है। ठीक है, साबुन की बात करें तो साबुन जो है जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, इसीलिए यह नदियों में जाकर के कोई प्रदूषण नहीं फैलाता है, जबकि अपमार्जक जैव निम्नीकरणीय नहीं है, इसीलिए नदियों में जाकर के प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, बाकी मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन नहीं घुले होते हैं, याद रखिएगा, और इसीलिए इससे साबुन झाग बनाता है, जबकि डिटर्जेंट मृदु जल और कठोर दोनों में झाग बनाता है। याद रखिएगा, साबुन जो है वह केवल मृदु जल में झाग बनाता है, जबकि डिटर्जेंट मृदु जल और कठोर जल दोनों में झाग बनाता है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। एथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है। एथेनॉल पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। एथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसे पेट्रोल में मिलाकर के वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। बात बिल्कुल ठीक है। इसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता इससे कम होती है। ठीक है, एथेनॉल जो है पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक है। इसका जो उपयोग है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। इसका प्रयोग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, न कि बढ़ाता है। बाकी एथेनॉल का जो मुख्य उत्पादक है यह फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे बोले तो शर्करा को खामीर द्वारा एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो जो सही है वो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा आपका गलत है क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, न कि बढ़ाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई है। किडनी शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करता है और रक्त का पीएच मान 6.4 होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका भी आपका 2 हो जाएगा, अर्थात 1, 2 सही है, तीसरा गलत है क्योंकि रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, न कि 6.4। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाला सेक्शन है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के बारे में देखिए कौन सा इसमें से गलत है। स्थापना किया गया था 2008 में, मुख्यालय दिल्ली में है। अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर अधिकार दिया गया है। इसके निदेशक की शक्ति किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर होती है। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका गलत है। ऑप्शन ए गलत क्यों है? क्योंकि इसका जो स्थापना किया गया था, इसकी एनआईए का जो स्थापना किया गया था राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत 2009 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, 2009 में। ठीक, 2009 में। तो सही आंसर इसका है, पहला गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हाइपोथैलेमस का नहीं है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने में हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, यह भूख प्यास तथा ताप का नियंत्रण करता है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और यह वसा व कार्बोहाइड्रेट अपचय पर भी नियंत्रण रखता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का जो कार्य है वह सेरिबेलम द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेरिबेलम द्वारा। सेरिबेलम यह मानव शरीर का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेरिबेलम सही आंसर इसका सही है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाती है तो व्यक्ति को दाईं ओर की तरफ एक झटका लगता है। यह झटका किस बल के कारण लगता है? गुरुत्वीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या फिर घर्षण बल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह अपकेंद्रीय बल के कारण लगता है। अपकेंद्रीय बल मतलब जो व्यक्ति जो बाहर की तरफ जो है इसको धकेल देता है कोई शक्ति। ठीक है, अपकेंद्रीय बल मतलब बाहर की ओर जाना और अभिकेंद्रीय बल जो अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो झटका लगता है वो अपकेंद्रीय बल लगता है, व्यक्ति को बाहर की तरफ झटका लगता है। ठीक है, बाहर की तरफ। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा।
जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत पहली श्रेणी नगरीय संकुलों में निवास करता है? 60, 70.2, 42.6 या फिर 65.7? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 70.2% लोग, भारत की कुल नगरीय जनसंख्या के 70.2% लोग प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुल में निवास करते हैं। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। ऑक्सीश्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है जिसमें ग्लूकोज का अणु विघटित होकर के पायरुविक अम्ल का अणु बनाता है। यदि इस क्रिया में ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होंगे तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु का निर्माण होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरुविक अम्ल के 6 अणुओं का निर्माण होता है। एक पायरुविक अम्ल द्वारा 2 अणुओं का निर्माण किया जाता है, तो अगर 3 का विघटन होगा, अगर 3 अणुओं का विघटन होगा तो ये कितना बनाएंगे? यही तो बनाएंगे। सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंकाइड, क्यूप्राइड, कैलामीन या फिर कैलोमल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूप्राइड जो है यह जिंक का अयस्क नहीं है। क्यूप्राइड की अगर हम बात करें तो यह किसका अयस्क है? क्यूप्राइड है कॉपर का अयस्क, क्यूप्राइड कॉपर का अयस्क है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाइए। पूर्व से पश्चिम क्रम में जिलों को लगाना है। देखिए इसमें जो है आपका पूर्व में आ जाएगा महाराजगंज, फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और पीलीभीत। सही आंसर इसका ये है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा यमुना नदी के तट पर स्थित है? कालपी, कौशाम्बी, इटावा, कन्नौज? कूट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कालपी, कौशाम्बी और इटावा यह तीनों जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। जबकि कन्नौज की अगर हम बात करें, कन्नौज जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश नार्डिक देशों के समूह में शामिल नहीं है? आइसलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड या फिर डेनमार्क? कौन इसमें से नार्डिक देश में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नीदरलैंड या नार्डिक देश के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी नार्डिक देश के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ये देश मिलकर के नॉर्डिक देश का निर्माण करते हैं। इसमें नीदरलैंड शामिल नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा? साक्षरता के अनुसार इन जिलों को सही घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। साक्षरता के अनुसार इन जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर के पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद है कानपुर नगर की दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और औरैया जो है साक्षरता के मामले में तीसरे नंबर पे, इटावा उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा। इसका जो सही आंसर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है। बाकी आप इंग्लिश वाला सेक्शन देख लीजिएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भ्रूण में न्यूरल ट्यूब का निर्माण गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है। न्यूरल ट्यूब में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। न्यूरल ट्यूब दोष केवल आनुवांशिक कारकों के कारण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब जो है यह केवल आनुवांशिक कारणों द्वारा होता है। बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, आनुवांशिक कारणों के अलावा भी यह हो सकता है, और यह जो है मस्तिष्क मेरुदंड का एक विकार है। न्यूरल ट्यूब दोष केवल आनुवांशिक कारकों से ही नहीं बल्कि पोषणी और पर्यावरणीय कारकों से भी यह हो सकता है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मानव भ्रूण के हृदय का विकास गर्भधारण के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। हृदय की धड़कन गर्भधारण के छठे सप्ताह में शुरू हो जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, भ्रूण का जो हृदय है गर्भधारण के तीसरे सप्ताह में विकसित हो जाता है और हृदय की धड़कन छठे सप्ताह में सुनाई देने लगती है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हृदय का पूर्ण रूप से विकसित होना गर्भधारण के 9वें सप्ताह में होता है। भ्रूण के अंगों की प्राथमिक संरचना का निर्माण गर्भधारण के पहली तिमाही में हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका बताना है सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि हृदय का जो पूर्ण विकास है, हृदय धड़कने लगता है। जब हृदय का पूर्ण विकास हो जाएगा तभी तो हृदय धड़केगा, और उसका विकास 6 सप्ताह में हो जाता है। ठीक है, देखिए ऊपर जो है इसका जो विकास छठे सप्ताह में शुरू हो जाता है हृदय धड़कना। ठीक, और इसमें क्या दिया है कि यह जो है 9वें सप्ताह में होता है, तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। बाकी भ्रूण के अंगों की जो प्राथमिक संरचना का निर्माण है यह गर्भधारण के पहले तिमाही में हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। सही आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भ्रूणों के अंगों की परिपक्वता का स्तर गर्भधारण के अंत तक पूर्ण होता है। भ्रूणों के अंगों की संरचना गर्भधारण के चौथे तिमाही में ही कार्यशील होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। और दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, भ्रूणों के अंगों का जो परिपक्वता का स्तर है यह गर्भधारण के अंत तक चलता रहता है। ठीक है, और उसके बाद जब तक वे नवजात शिशु के लिए कार्यात्मक रूप से तैयार न हो जाए। बाकी अंगों का जो कार्यात्मक है वह दूसरे तीसरे तिमाही में शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा कुलीन वर्गों की कुल वृद्धों की संस्था थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ऋग्वेद की बात करें तो इसके 10 खंड या 10 मंडल हैं इसमें। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, और इसमें 8 अध्याय हैं, 64 मंत्र। इसमें जो है 8 अध्याय, जो इसमें जो 8 हस्तक हैं, अध्यायों की संख्या 64 है। मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में 10,552 है। ठीक, और सूक्तों की संख्या 1017 है। 1000 इसमें जो है 1028 है, 1028। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हड़प्पाई धर्म के एक लक्ष्य के रूप में मातृदेवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति की सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? हड़प्पाई धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृदेवी की पूजा होती थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में यह प्रचलन था, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि मातृ देवी की जो पूजा होती थी, इसके जो साक्ष्य मिले हैं मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता में ही मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है या सिंधु वाला जो क्षेत्र है वहीं से इसकी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही। हजाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त करके मोहम्मद बिन कासिम को संधि विजय के लिए भेजा। 1811-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, इसकी सिंध विजय की अगर हम बात करें, हिंद विजय की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जो आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, या 1811-12 में नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था या 711-12 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, और यह जो है मकरान मार्ग से होते हुए भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, तो इससे भी आप लोग जो लोग इंग्लिश में इसे सॉल्व करना चाहें देख सकते हैं पॉज करके। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने द्वारका का विजय किया। इस क्षेत्र में रहने वाले समुद्री डाकू इस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूटा करते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का नहीं था? मुहर, आत्मा, विंसात या फिर चंदन? कौन अकबर द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदन। चंदन जो है अगर हम बात करें या अकबर द्वारा जारी किया गया चंदन चांदी का सिक्का था। ठीक है, चांदी का सिक्का था। बाकी मुहर, आत्मा और विंसात ये सभी सोने के सिक्के थे। ठीक है, बाकी अन्य सोने के सिक्के जो अकबर द्वारा जारी किया गया था उसमें मुहर है, संशव है, इलाही, आत्मा, रहस, बिनसात और चगुल, ये सभी जो हैं सोने के सिक्के हैं जिसे अकबर द्वारा जारी किया गया था। और चांदी के सिक्के जिसे अकबर ने जारी किया था उसमें आपका है रुपया, जलाली, दरब, चंदन, चरक, सूकी, दह, ये सभी चांदी के सिक्के थे। तो चंदन जो है चांदी का सिक्का था जिसे अकबर ने जारी किया था। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में देखिए कौन सही है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर के जाता है। लंबाई इसकी सबसे अधिक बदायूं में है और इस एक्सप्रेसवे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए गए हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1, 3, 4। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जो है कुल जो है 12 जिलों से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश 12 जिलों से, मतलब उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के गंगा एक्सप्रेसवे गुजरती है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे। और यह 12 जिले कौन कौन से हैं? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो 12 जिले हैं आपके, ये है मेरठ है। ठीक है, हापुड़ है, बुलंदशहर है। ठीक है, अमरोहा, चंबल। ठीक है, बदायूं है। ठीक है, उसके बाद आपका शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, हरदोई हो गया, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ है। रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज।
ठीक है, कितना हो गया, ठीक। तो टोटल जो है यह 12 जिलों से होकर के जाता है। कहाँ कहाँ से, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर के जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी जो लंबाई है 300, उत्तर प्रदेश में 334 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 334 किलोमीटर है। और यह प्रयागराज में NH नेशनल हाईवे 19 को जोड़ता है। ठीक है, 19 से जोड़ता है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में से ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं? ऐसे मंडलों की संख्या 3 है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, और यह मंडल लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समुद्री प्राणियों में से किसमें श्वसन के लिए क्लोम गिल्स नहीं होते हैं? डॉल्फिन, व्हेल, वालरस और ऑक्टोपस। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन, व्हेल और वालरस, इसमें जो है श्वसन के लिए क्लोम गिल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। इनको जो है श्वास लेने के लिए कुछ समय के बाद जो है सतह पर आना पड़ता है, सतह पर, या कह सकते हैं कि समुद्र की ऊपरी सतह पर आना पड़ता है, जिससे कि ये सांस ले सकें। ठीक है, बाकी ऑक्टोपस अपने गिल्स के माध्यम से सांस लेता है। सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित जंतुओं में से किसका हृदय 4 कक्षी होता है? मगरमच्छ, छिपकली, नेक्टर्यूरन अर्थात पानी का कुत्ता या फिर मेढक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मगरमच्छ। उभयचरों एवं सरीसृपों में हृदय मुख्यतः त्रिकक्षी होता है, परंतु अपवाद स्वरूप मगरमच्छ में जो हृदय है वह 4 कक्षी होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? देखो, औद्योगिक नगर जहाँ की 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में संलग्न हो, उसे कहा जाता है औद्योगिक नगर। ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यह कहाँ पे है? चेन्नई, नई दिल्ली, मैसूर या फिर पुणे? कहाँ पे है? यह जो है आपके चेन्नई में है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए चेन्नई में है। ब्लू कार्बन से आप क्या समझते हैं? ब्लू कार्बन से आप क्या समझते हैं? देखिए, ब्लू कार्बन की बात करें, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन को कहा जाता है ब्लू कार्बन। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। बाकी इंग्लिश वाला सेक्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबी मोहम्मद गौरी का दरबारी इतिहासकार था, जिसकी पुस्तक तारीख यामिनी है। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा की रचना की थी। अलबरूनी को फारसी का होमर कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसमें सही है बताना है, कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, देखिए, महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी ये तीनों रहते थे। ठीक है, उतबी जो है महमूद गौरी नहीं, महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है उतबी। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। उतबी जो है महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है। ठीक है, ये सभी महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है। फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी। बाकी उतबी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। उतबी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, इसकी पुस्तक तारीख यामिनी है, और इसी पुस्तक में महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया गया है। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा की रचना की थी। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा की रचना की थी। बात बिल्कुल सही है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात बिल्कुल सही है। और अलबरूनी को फारसी का होमर कहा जाता है। देखिए, अलबरूनी जो है यह अरबी इतिहासकार था, और यह महमूद गजनवी के दरबार में आने से पूर्व एक विद्वान और राजनयिक के रूप में खीवा के देश का शासक था। खीवा देश का शासक था। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें जो महमूद गजनवी, फिरदौसी द्वारा महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा की रचना की गई थी, और उसे फारसी का होमर कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है, फिरदौसी को कहा जाता है फारसी का होमर। ठीक, फारसी का होमर जो कहा जाता है फिरदौसी को कहा जाता है, न कि अलबरूनी को। फिरदौसी को। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प सही, तो वो हो जाएगा केवल बी, अर्थात दूसरा सही है, बाकी दोनों विकल्प सही हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता सिद्धो कान्हू थे। फकीर विद्रोह 1776-77 पंजाब क्षेत्र में हुआ, जिसके प्रमुख नेता मजनू साहब चिराग अली थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है? देखिए, अगर हम बात करें आपका जो फकीर विद्रोह हुआ था, फकीर विद्रोह हुआ था मुख्य रूप से कहाँ पे? इसमें क्या कह रहा है कि पंजाब में हुआ था, जो कि गलत है। फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में, बंगाल वाले क्षेत्र में फकीर विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। वहाबी आंदोलन के बारे में देखिए, रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। भारत में इसका जो प्रमुख केंद्र है पटना था। सैयद अहमद ने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। तीनों विकल्प इसका सही है। संथाल विद्रोह के बारे में कौन सा विकल्प जो है? दामिनेको। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनेको का अर्थ मतलब क्या होता है? दामिनेको किसे कहा जाता है? दामिनेको कहा जाता है
राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को दामिन ए को कहा जाता है। ठीक, और यह संथाल विद्रोह से संबंधित है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि संथाल विद्रोह हुआ कब था, यह 1855-56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और सिद्धो कान्हू इसके महत्वपूर्ण नेता थे। और यह जो है जो छोटा नागपुर क्षेत्र मुख्य रूप से उस समय बिहार के अंतर्गत आता था और यह उसी से संबंधित है। ठीक है, किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन का प्रारंभ किया था? कूका आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? कूका आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी 1840 ईस्वी के आसपास, यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत जवाहरमल और सियान साहब ने मिल करके कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और यह एक धार्मिक आंदोलन था जो मुख्य रूप से सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक, सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? मतलब लखनऊ में कौन से ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे? जनरल निकोलसन, नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। ये तीनों जो है लखनऊ में मारे गए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। शेखा झील कहाँ पे है? शेखा झील की अगर हम बात करें, यह आपकी अलीगढ़ में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। बखरा झील है संत कबीर नगर में। सरसई कहाँ पे है? सरसई है आपके इटावा में। और सौर झील है मैनपुरी में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसमें आ जाएगा आपका घाघरा, गोमती, रामगंगा, और राप्ती। घाघरा, गोमती, रामगंगा, राप्ती, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर घाघरा नदी की। गोमती नदी की लंबाई है 940 किलोमीटर, 940 किलोमीटर गोमती नदी की लंबाई है। रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर, 690 किलोमीटर रामगंगा नदी की। और राप्ती नदी की जो लंबाई है 640 किलोमीटर है, 640 किलोमीटर। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो लोग मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं वो यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो। जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम होता है उन्हें अनुकूलतम जनसंख्या के अंतर्गत इंडिकेट किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन ए इसका सही है। अर्थ आवर डे के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे तक जो गैर जरूरी विद्युत लाइटें को बंद कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अर्थ आवर 2024 की थीम है हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना। इसका प्रारंभ सबसे पहले सिडनी में किया गया था 2009 में, और इसका आयोजन IPCC द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो आयोजन है WWF द्वारा किया जाता है। ठीक है, WWF द्वारा होता है। ठीक है, सही आंसर डी है, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। यदि दो समतल दर पर 30 कोण पर झुका है तो उनके मध्य में रखे वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? यदि दो समतल दर पर 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच उनके मध्य में रखे वस्तु के बने प्रतिबिंबों की जो संख्या वह कितनी होगी ये बताना है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 11। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से धारणीय विकास लक्ष्य के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से बेमेल अर्थात गलत है? सतत विकास लक्ष्य 13 समुद्री संसाधन, 8 सतत आर्थिक सहायता और 5 लैंगिक समानता, 12 मरुस्थलीकरण की रोकथाम। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, पहला और चौथा जो है पहला और चौथा गलत है। ठीक है, 13 की बात करें इसमें क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। ठीक है, 13 में क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। और 12 की बात करें, 12 गलत है क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात की गई है। ठीक है, तो पहला और चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्थात 13 में है जलवायु परिवर्तन और 12वें में है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से अम्ब्रेला कानून किसे कहा जाता है? अम्ब्रेला कानून किसे कहा जाता है? पर्यावरण संरक्षण 1986 को कहा जाता है अम्ब्रेला कानून, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर यमुना, गोमती, दाईं ओर रामगंगा, कर्मनासाद नदियां मिलती हैं। गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम स्थल पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फूलर झील से होता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। और सिंध काली सिंध नदी राजस्थान के टोंक जिले से निकल करके जगमनपुर जालौन के उत्तर में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सा विकल्प इसमें से आपको बताना है सही है? सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, पहला चौथा गलत है। ठीक है, पहला चौथा गलत है। देखिए शिवालिक श्रेणी को काट करके गंगा ऋषिकेश हरिद्वार बहते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। मैदान हरिद्वार में आते ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
और उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी मिलती हैं। दाईं ओर से यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा आदि नदियाँ मिलती हैं। और बंगाल तक पहुँचते पहुँचते इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर हो जाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सिंध, काली सिंध नदी राजस्थान के टोंक जिले के नैनवास से निकल करके जगमनपुर, जालौन के उत्तर में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। यमुना नदी में मिल जाती है, न कि गंगा नदी में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या करा कि ये दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं, जबकि ये बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और यमुना ये सब दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका ए है। दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से स्मित करना है। औरैया किस नदी के तट पर है? औरैया जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ है गोमती नदी के तट पे। कन्नौज है गंगा नदी के तट पे। और बदायूं है रामगंगा नदी के तट पे। इसका जो सही आंसर है 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? रोजाताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट शाहजहांपुर में स्थापित है। माता टीला जल विद्युत परियोजना 3.6 मेगावाट बेतवा नदी पर बना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1878 में निर्मित निचली गंगा नहर नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर गंगा से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है जो फैजाबाद अर्थात सहारनपुर नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकलती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जो वनवासा नामक स्थान पर शारदा काली या महाकाली नदी से निकलती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ परियोजनाएं लाभान्वित जिले दिए गए हैं, उसमें सम्मिलित करना है। उर्मिलबाद नहर से कौन सी जिला लाभान्वित होता है? उर्मिलबाद नहर से महोबा। अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर जिला को लाभ होता है। अरौरा बांध जो है इससे वाराणसी और मिर्जापुर को लाभ होता है। और राजघाट से ललितपुर, झांसी और हमीरपुर को लाभ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नलकूप है। नलकूप के माध्यम से जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में लगभग 75% के आसपास की सिंचाई जो है नलकूपों के माध्यम से होती है। दूसरे नंबर पर नहर आता है। नहर के माध्यम से सिंचाई जो है 15.2% होती है, 15.2%। उसके बाद है आपका कुआं। कुआं से जो सिंचाई होती है वह 8.8% सिंचाई कुआं के माध्यम से होती है, ठीक है। और तालाब, झील आदि के माध्यम से जो सिंचाई होती है 0.5% होती है, ठीक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कौन से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डरली, पाली, दादरी, सिगरौली और विंध्याचल। कौन इसका सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, ठीक है। बाकी आपका जो दरली पल्ली है यह कहाँ पे? यह उड़ीसा में है, यह है उड़ीसा में, ठीक, उड़ीसा में है। दादरी, सिगरौली यह दोनों यूपी में है। विंध्याचल की अगर हम बात करें, विंध्याचल जो है यह आपके सिगरौली हो गया, रिहंद, सोनभद्र, फिरोज गांधी उचाहर रायबरेली में है, टांडा है अम्बेडकर नगर में, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र है इनकी संख्या विंध्याचल है ये कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र नहीं है, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 6 कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। वो है आपका सिगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी उचाहर, टांडा, मेजा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कैगा, नरौरा, कलपक्कम या फिर काकरापारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नरौरा। यह उत्तर प्रदेश में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। बाकी कैगा जो है आपके कर्नाटक में है, कैगा है कर्नाटक में, कलपक्कम है तमिलनाडु में और काकरापारा है गुजरात में, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सही हैं तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। बाकी यह आपका इंग्लिश का सेक्शन है, इसे आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 112 का। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 115 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर ऑप्शन सी है। 118 का सही आंसर सी है, ठीक है, 118 का सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 119, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपके शुरू होते हैं करंट अफेयर के सेक्शन। ठीक है, जुलाई 2024 में प्रारंभ अस्मिता परियोजना के बारे में देखिए। इसका प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी द्वारा मिलकर किया गया, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में लगभग 22,000 किताबों का विकास करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। अस्मिता योजना के बारे में दोनों विकल्प सही हैं और जुलाई 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का जो आयोजन है कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 46वें सत्र का आयोजन किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। जुलाई 2024 में भारत के किस राज्य में स्थित चराईदेव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल? यह कहाँ पे है? यह असम में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। असम में है चराईदेव मैदान सांस्कृतिक, और इसे यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और यह भारत का 43वां स्थल हो गया, ये भी याद रखिएगा, 43वां स्थल। जुलाई 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 24-25 पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए किस टैक्स को समाप्त कर दिया है? यह जो टैक्स पहले लगता था एंजल टैक्स, इसको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। जुलाई 2024 में निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है? मोरक्को, ट्यूनीशिया, कांगो रिपब्लिक या फिर आइवरी कोस्ट? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वो है आपका आइवरी कोस्ट। जुलाई 2024 में निम्नलिखित स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन सा एक पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर आइसलैंड? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वो आपका जो देश है वो आपका आइसलैंड है। एक सेकेंड, आइसलैंड नहीं है भाई, डेनमार्क द्वारा लगाया गया था ना। इसका सही आंसर डी होगा, सॉरी सी होगा, डेनमार्क है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा आपका, वो डेनमार्क है, ऑप्शन सी। जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा जोरावर का अनावरण किया गया। जोरावर क्या है? एक सैन्य रोबोट है, स्वदेशी हल्का टैंक है, मल्टी बैरल लॉन्चर या फिर गाइडेड ड्रोन प्रणाली है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जोरावर की अगर हम बात करें, इसका अनावरण गुजरात से किया गया था। जोरावर जो है यह स्वदेशी हल्का टैंक है। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित हल्का टैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? राजेश वर्मा, गिरिजेश पटेल, अश्रुत यादव या फिर अमित मोहन? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो है राजेश वर्मा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से देशों में से किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? किसके द्वारा पारित किया गया है जलवायु परिवर्तन कानून? यह पारित किया गया है साउथ अफ्रीका द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा भारत में महिलाओं और पुरुष 23 शीर्षक से एक पुस्तक जारी किया गया? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देखिए। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का, और भारत 81वें नंबर पे था जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बाकी देखिए, हर 4 महीने के बाद यह बदलता रहता है। ठीक है, तो इसे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत की स्थिति को। सही आंसर सी हो जाएगा। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? वाराणसी में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क या फिर फिनलैंड? यह जो है अनावरण किया गया उस डेनमार्क के साथ मिलकर के। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क के साथ मिलकर किया गया है। जुलाई 2024 में भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य संयुक्त सेनाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन हुआ था? मंगोलिया, सिंगापुर, श्रीलंका या फिर म्यांमार? यह जो है भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। और नोमैडिक एलिफेंट 16 इसका जो आयोजन है 16 का आयोजन भारत में किया गया था, और भारत के मेघालय के उमरोई में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के फाइनल को पराजित करके अपना पहला महिला एशिया कप जीत लिया? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर भारत? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भारत को पराजित करके इन्होंने यह खिताब जीता था। ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलाई 2024 में संपन्न विंबलडन चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने महिला एकल का खिताब जीता था? जैस्मिन पाओलिना, बारबोरा क्रेजिस्कोवा, टेलर टाउनसेंड या फिर ग्रेविएला डब्रोस्की? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बारबोरा क्रेजिस्कोवा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में स्थित सालखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ललितपुर, सोनभद्र, वाराणसी या फिर मिर्जापुर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सोनभद्र में स्थित है। यह जो आपके सोनभद्र में स्थित है सालखन जीवाश्म पार्क, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस तिथि को केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाने की बात की गई, मतलब घोषणा किया गया है? 12 जुलाई, 26 मार्च, 25 जून या फिर 28 दिसंबर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की बात की गई है। ठीक है, और 2024 में पहली बार इसे मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्वविद्यालय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया है? BHU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों में बड़े कचरा बैग को लाना अनिवार्य कर दिया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो है ऐसा किया गया, क्योंकि जो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वो अपने साथ जो भी बॉटल या फिर से जो भी खाने पीने की वस्तु ले जाते हैं, खाली होने के बाद वह वहीं पे फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को हानि होती है, पर्यावरण हानि होती है। ठीक है, जिसके बाद जो है यह निर्णय लिया गया और यह सिक्किम द्वारा लिया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? डिक शूफ यह प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड के, मसूद पेजेशकियन राष्ट्रपति हैं ईरान के, और उर्सुला वान डेर लेयन अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की, यूरोपियन आयोग जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसका। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। तो ये थे 140 क्वेश्चंस और इसमें हम लोगों ने इसको कवर किया है। बाकी जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है इसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, और आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ साथ टेलीग्राम पर भी उसके बारे में जो आपका ग्रुप है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप, वो जितना जल्दी हो सके पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसका चार्ज जो है इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, 5 अगस्त से उसका चार्ज बढ़ जाएगा, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।